Okay, thank you so much, Madhurima ji. Now I request Shubhangi Das to come and to introduce our Mananiya Lokshida. Lokshida is our mentor of Swadeshi Sangha and he is the most senior person, and Shubhangi is the most youngest person of our Swadeshi Sangha. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. I feel very privileged today to introduce such a great personality and renowned distinguished guest, and the great son of Bharat Mata, Mananiya Shri Lakshminarayan Bhala. Lokshida is lovingly called across the Bharat Bush as Bhala Ji, Lokshida, and so many other names. The name itself is the characteristic of Lokshida. He is a symbol of love and tranquility. Always dissipates love from a smiling face for all. Whether he or she is small or big, rich or poor, famous or infamous. Mananiya Lakshminarayan Bhalaji was born on 21st January in 1945. His father, late Bonshilal Bhala, and mother, late Monibai Bhala, graduated in commerce from Nagpur University in his student life. He was a Vidyarthi Vishtarak of ABVP and became organizing secretary of ABVP from 1976 to 1985 and took part in Chhatra Andolan of Assam and Odisha. From 1986 to 2011 was having responsibility of Vidya Bharati of Assam, and from 2011 to 2015 he was in charge of Hindustan Samachar Kendriya Prabhari, and from 2016 to 2018 was having the responsibility for Shangha Darshan of Lucknow. Currently, Lokshida is having the responsibility for Hindu Adhyatik Sabha Mela and working closely with Shri S. Gurumurti Ji and a member of the National Executive Committee of RSS. Lokshida is a Bosha Misharad, also knows 7 languages: Marwari, Marathi, Hindi, Bengali, Nepali, Assamese, Sanskrit, and is staying in Delhi. Namaskar, Lokshida. Looking forward to hear you, sir. तो सबसे पहले तो दोनों वक्ता जो मेरे मित्र भी है, सहकर्मी भी है, कार्यकर्ता भी है, श्री सुशील पंडित जी और भाई परमजीत सिंह जी, दोनों अपना अपना विषय रखेंगे। और उससे पहले जो प्रस्तावित वो केवल मैं रखने जा रहा हूं, और ये मेरा सौभाग्य समझ लीजिए चाहे दुर्भाग्य समझ लीजिए। जिन जिन प्रांतों में जब जब उग्रवाद चरम सीमा पर रहा है, उस समय संघ की कोई न कोई जिम्मेवारी मुझे उस राज्य में मिली हुई होती है। और इसलिए 1962 के चाइनीज वॉर के बाद से मैं शुरू करूंगा। चीन का युद्ध हुआ, युद्ध में कुछ हार कुछ जीत और युद्ध की समाप्ति। इसके बाद चीन ने अपनी रणनीति बदली कि अब सीधे युद्ध करने की बजाय भारत को अंदर से खोखला करे और अंदर ही अंदर लोगों में अराजकता फैलाए, अंदर ही अंदर लोगों में असंतोष फैलाए। और उसके कारण
जो अस्थिरता फैलेगी पूरे देश में, उसमें से फिर हम अपना लाभ उठाते रहेंगे। और इसलिए उन्होंने फाइनेंस करना शुरू किया। उससे पहले वो तिब्बत ले ही चुके थे, और इसलिए तिब्बत की सीमा के कारण चीन की सीमा हमारी सीमा से लग गई थी, और उन्होंने सिक्किम को अपना प्रवेश द्वार बनाया, बहुत रणनीतिक दृष्टि से बनाया। सिक्किम को प्रवेश द्वार बनाकर सिलीगुड़ी तक सहज रूप से आया जा सकता है, और सिलीगुड़ी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। केवल 22 किलोमीटर का अंतर है, 22 किलोमीटर की भूमि अपने कब्जे में है, जिससे हम दक्षिण बंगाल से उत्तर बंगाल और उधर आसाम की तरफ जा सकते हैं। तो वहां का एक स्थान सिलीगुड़ी, वहां उन्होंने गतिविधियों का केंद्र बनाया, और सिलीगुड़ी के पास में है नक्सलबाड़ी। तो 1967 में सबसे पहले नक्सलबाड़ी में उन्होंने अपना प्रयोग चारू मुजुमदार और कानू सन्याल, इन दोनों को अपना मोहरा बनाकर, और पैसे वालों के विरोध में, जमीन जिनके हाथ में है उनके विरोध में असंतोष फैलाने की दृष्टि से एक आंदोलन खड़ा किया। 1968 में जब मैं प्रचारक निकला तो मेरी सबसे पहली नियुक्ति मालदा नगर में हुई, लेकिन मालदा नगर केवल 10 ही महीने रहा मैं, और उसके बाद मुझे सिलीगुड़ी भेज दिया गया, और यही कहकर भेजा गया कि बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और इसलिए यहां अपना काम मजबूत होना चाहिए। वहां जाने के बाद जब मैंने देखा कि नक्सलबाड़ी पास ही में है, तो मुझे एक चुनौती भरा ऐसा काम मिला है, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा, और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सिलीगुड़ी में सबको निडर होकर काम करने का जो एक वातावरण चाहिए, वो वातावरण बनाने का प्रयास हमने शुरू किया। उसके बाद आपातकाल आया, आपातकाल में स्थितियां बदली। उससे पहले सिक्किम को भारत में विलीन कर लिया गया था, तो इंदिरा गांधी ने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था, उसकी निश्चित रूप से सराहना करनी होगी। और बांग्लादेश के युद्ध के समय पाकिस्तान को कमजोर किया, ये भी एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। लेकिन उसके बाद आपातकाल के कारण माहौल फिर बिगड़ा पूरे देश का, और जो एक राष्ट्रवाद की लहर चारों तरफ फैल रही थी वो डाइवर्ट हो गई, और गणतंत्र की रक्षा ये प्रमुख मुद्दा बन गया। गणतंत्र की रक्षा के साथ साथ उग्रवाद के साथ लड़ना ये भी चालू ही था। वामपंथी सत्ता पर आ गए, और लगातार बंगाल में 34 वर्ष तक उन्होंने सत्ता का उपभोग किया। लेकिन जैसा कि वामपंथियों का चरित्र है, स्वभाव है कि वो रचनात्मक कुछ कर नहीं सकते, केवल विध्वंसात्मक कुछ करना यही उनके स्वभाव में है, उनकी नीतियों में है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल असंतोष पैदा करो, उसमें से अपने आप कुछ अच्छा निकलेगा। क्या निकलेगा ये उनको भी पता नहीं होता, और निकलेगा कि नहीं ये भी उनको पता नहीं होता। तो इस प्रकार के यह जो नीति है उनकी, उस नीति के चलते बंगाल का कभी विकास हो नहीं पाया। 34 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का विकास का कार्य वो किया नहीं। इस बीच बंगाल में खालिस्तान, पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन खड़ा हुआ। संयोगवश 1981 से 85 तक मेरे जिम्मे बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस सब क्षेत्र का काम था। और उस क्षेत्र का काम संभालते हुए जब पंजाब में हम देखते थे कि सिख और नॉन सिख इनके अंदर तनाव पैदा करके पंजाब को अलग किया जाए, इस प्रकार की नीति अपनाते हुए भिंडरावाला
एक उग्रवादी आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं के साथ लोंगोवाल ये भी आंदोलन में लगे हुए थे। उनकी दिशा कुछ भिन्न थी, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे थे। उस समय हमने जो प्रयास किया वो परमजीत सिंह जी उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि उस समय कई बार ऐसा लगता था कि बस में चलते हुए लोगों को उतार कर गोलियों से भून दिया जाता है और सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी प्रवास कर रहा हूं। कई बार ऐसा लगा कि अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति आती है कि मैं बस में प्रवास कर रहा हूं और बाकी लोगों के साथ मुझे भी उतरना पड़ा है, तो क्या मैं केवल गोली खाकर मर जाऊंगा? और उस समय मन में आता था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा अगर होता है तो मैं उनकी बंदूक छीनने के लिए पहले झपटू बंदूक नहीं खाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा रही कि ऐसा कभी मौका आया नहीं, जबकि मैंने बहुत प्रवास किया और ऐसा कोई मौका आया नहीं। और इसलिए भगवान की जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार हम अभी भी काम कर रहे हैं। इन दोनों प्रदेशों में, बंगाल और पंजाब, इन दोनों का जमीनी अनुभव होने के कारण किस प्रकार इनसे लड़ा जा सकता है, चाहे सेना का सहारा लेकर, चाहे पुलिस का सहारा लेकर, चाहे अपने हाथ में, अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में शस्त्र देकर कैसे लड़ा जा सकता है, ये सारे प्रयोग हमने किए हैं। और इसलिए उन प्रयोगों का भी यहां वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन भी तभी होगी, अनुकूल होगी, जब जनता उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सज्जित रहेगी। और इसलिए जनता को सज्जित रखना, सतर्क रखना, सक्रिय रखना। फिर असम में भी उसी प्रकार की स्थिति आई। असम में जब अल्फा का आंदोलन चरम बिंदु पर था, उस समय संयोगवश मेरे पास विद्या भारती का काम था और असम में एक तरफ बंदूक लेकर घूमते हुए अल्फा के लोग गांव में मिलते थे और हम कलम हाथ में लेकर विद्यालय खोलने के लिए अभियान चलाते थे। कई बार आमने सामने मिलना भी हुआ है, बातचीत भी हुई है कि असमिया भाषा और असमिया अस्मिता, इसकी रक्षा के लिए हम असमिया माध्यम के विद्यालय स्थान स्थान पर खोल रहे हैं। तो अपने आप उनका जो विरोध है वो समाप्त हो जाता था। वो अपने रास्ते चलते, हम अपने रास्ते चलते। और इस प्रकार से आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे असम में 500 के करीब शंकरदेव शिशु निकेतन विद्यालय ये आज बड़े गर्व के साथ शिक्षा दान का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सक्रियता से अपना लक्ष्य ये निश्चित रखते हुए सक्रिय रहना, यही एकमात्र उपाय है। जरूरी नहीं है कि सबको हथियार उठाना पड़ेगा, बल्कि इसके कारण कई बार विपरीत भी अनुभव आए हैं। और इसलिए शस्त्र वाली सेना, कार्यकर्ता, इनको तैयार करना ये अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कानून अपने हाथ में न लेते हुए जिनके हाथ कानून है उनको बल देना, उनको ताकत देना, उनकी मानसिकता अनुकूल बनाना, यही का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव जम्मू कश्मीर का कभी नहीं रहा। उन दिनों आता जाता था मैं, लेकिन जितना अनुभव बंगाल, आसाम और पंजाब, यहाँ की उग्रवादी परिस्थितियों के समय सक्रिय रहकर काम करने का मेरा रहा है, उतना जम्मू कश्मीर का नहीं रहा। दूर से ही केवल सुनता था और देखता था। और इसलिए आज सुशील पंडित जी जो बात बताएंगे उसमें मैं एक कहना चाहूंगा कि आज भी जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, कुछ कम अधिक मात्रा में पूरे देश की भी स्थिति
इस तरह की है कि इंडियन स्टेट वर्सेस इंडियन नेशन, भारतीय शासन, इसके विरोध में भारतीय जन, इस प्रकार की एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। भारतीय शासन अपने आप को सेक्युलर रखना चाहता है, प्रमाणित करना चाहता है कि हम सेक्युलर हैं, और इसलिए जितने खुले रूप में उग्रवाद के बारे में, उग्रवाद के चलाने वालों के बारे में बोलना चाहिए, उतना शासन बोल नहीं पाता, जनता को बोलना होगा। और इसलिए इंडियन स्टेट वर्सेस इंडियन नेशन, ये जो स्थिति है, ये आपस में कहीं ना कहीं तालमेल लाने की स्थिति पैदा करना, ये भी अपने लिए एक चुनौती है। इंडियन स्टेट सेक्युलर हो, लेकिन सेक्युलर होने के कारण जो नुकसान हो रहा है, विशेषकर वामपंथी और इस्लाम, ये दोनों एकजुट होकर एक मंच पर आकर सारे काम कर रहे हैं। इसके विरोध में लड़ना होगा, तो उसके लिए सत्ता को भी अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, और इसलिए सत्ता अपनी नीति सहज रूप से बदले, उसके लिए जनता का ये दबाव, ये निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब और जम्मू के अनुभव सुनने के बाद बंगाल में हमें वामपंथी और वाम इस्लामिक ये जो गठबंधन है, इसके साथ कैसे लड़ना चाहिए, इसकी रणनीति बनाना सहज होगा। और इसलिए बहुत अधिक न बोलते हुए मैं चाहता हूं कि सुशील पंडित जी और परमजीत सिंह जी, इन दोनों को हम सुने, इनके अनुभव हमारे लिए निश्चित रूप से को चेंज करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद लक्षिदा, thank you so much. Now I will request Sudarshan ji, Sudarshan Goswami. So Sudarshan Goswami, he is the convener of Probasi Global Bengali of Middle East. Now I request Sudarshan da to introduce Dr. Bhai Paramjit Singh ji before his speech. Over to you, Sudarshan da. नमस्कार सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ पे आ जाए। डॉक्टर भाईजी परमजीत सिंह की, उनको हालांकि कोई इंट्रोडक्शन या पहचान की जो है दरकार नहीं है, लेकिन नियम को ध्यान में रखते हुए मैं फिर भी उनका संक्षेप में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। भाईजी परमजीत सिंह जी जो है, उनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ था। 1975 से वे सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ वो जुड़े हुए हैं, और वो प्रथम वर्ष शिक्षित है। उस दौरान वो बौद्धिक से लेके कार्यवाह से लेके कई सारे जिम्मेदारियों को संभाले हुए हैं वो। अगर हम उनकी राजनीतिक जीवन में दृष्टि डालें, तो वो बीजेपी के महासचिव के रूप में पटियाला डिस्ट्रिक्ट से वो थे, और उसी दौरान 1993 में वो वहाँ के चुनाव में गौहर के क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे, और इस दौरान वो कई और राजनीतिक दायित्व को निभाए हुए हैं। अब राजनीतिक से अगर हम उनकी भाई जी जो है, अपने बाकी जीवन में वो एक पत्रकार भी हैं, और पंजाब केसरी से लेके दैनिक जर्दी तक कई सारे पत्रिकाओं के साथ वो सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मैं और बाकी समय ना लेते हुए मैं भाई जी से आग्रह करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन कराएं। नमस्कार। माननीय लक्ष्मीनारायण भाला जी, हेमाद्री जी और ग्लोबल बंगाली प्रवासी और स्वदेशी संघ के माध्यम से आज जिन महानुभावों से मेरा मिलना हो रहा है, तो मैं आदरणीय माननीय भाला जी का धन्यवाद करता हूं और स्वदेशी संघ का धन्यवाद करता हूं कि आज जो इनका
टीएमसी जिहादी विषय है बंगाल का, तो ये एक बंगाल के नाम से नहीं है, पूरे भारत में तो है। जैसे माननीय भालाजी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पूरे देश के कोई प्रांत छूटा नहीं है, और आज तो ये विषय जो है विश्वव्यापी है। अभी लंबा नहीं छोड़ो तो आप कल 2-4 रोज का पहले देख लो, तो उसमें फ्रांस का जो आ रहा है, तो मीडिया में जो आ रहा है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि दुनिया बदली, समय बदला। तो आज तो अभी घटना घटती है तो उसका लाइव ही हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। तो मैं बंगाल के सभी गणमान्यों का बहुत ही आभारी हूँ, और उनका मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये जो पूरी बंगाल के नाम से लेके लेकिन पूरे विश्व के लोगों को इसके साथ जुड़ा हुआ है, बंगाली प्रवासियों को जुड़ा हुआ है, और आज उन्होंने हमें भी इसमें मौका दिया है, तो मुझे बहुत ये इनका धन्यवाद है। लेकिन जो ये विषय है आज, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये जो जिहादी का है, और माननीय भालाजी ने इसको ब्रीफ किया है कि जो इस्लामिक और वामपंथी जो दोनों जुड़े हुए थे, जो पहले दिन से थे, ये विषय बहुत पुरातन है, आज से नहीं है। वामपंथी नया हो सकता है, इस्लामिक तो पुरातन है। पंजाब में, क्योंकि पंजाब से हूँ, पंजाब से गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से, पंजाब से चलते हैं, और वही सुशील जी बैठे हैं कश्मीर से, तो उनको पता है, और वही पंडित परिवार के लिए जो इतिहास है मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं है कि किस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने पैदल चलकर, दुनिया के इतिहास में है कि चांदनी चौक में जाके अपनी शहीदी दी, किसके लिए? वो इस्लामिक जिहाद था, आतंकवाद था। और स्टिल टुडे मुझे ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उसमें वो जो इस्लामिक जिहाद और वो आतंकवाद है वो चल भी रहा है, और उसमें वामपंथी और जो जैसा आपने बंगाल में का विषय है कि टीएमसी के द्वारा चल रहा है, वो उसमें जुड़ा है, उसमें वृद्धि हुई है। तो मैं इसको और शोर करता हूँ कि पहले तो चलो इस्लाम था, तो हमारे गुरुओं ने जिस प्रकार उसमें अपने आप का बलिदान दिया, तो उसमें कोई बताने की ये हिस्ट्री है, इसको ये एक बहुत गौरवशाली हिस्ट्री है। ये हमारा सनातन, हमारी जो चिरंतन हमारा जीवन और हमारा जो चिंतन है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसमें हम सक्षम हैं और आज भी लड़ रहे हैं। जैसे भालाजी ने बताया कि पंजाब में भी ये विषय अब भी है, पंजाब में बिल्कुल आज भी स्टिल वामपंथी और इस्लामिक को जोड़ के, और इस्लाम वाले वो सीधा नहीं आते, तो पंजाब में वो हम आजकल एक जो नया एक वर्ल्ड है, और उसका है फॉरेनर फंडिंग, विदेशी धन, जिसको हम आज दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस फॉरेन फंडिंग के कारण, और उसका फॉरेन फंडिंग के साथ आप कश्मीर में भी देख रहे हो, जब से मोदी सरकार आई तो वो पत्थरबाजी रुकी, नहीं तो वो कैसे कह रहे थे कि 500 रुपया लेकर वो पत्थर फेंक रहे हैं। तो जो ये देश भर में ये चल रहा है, बहुत ही निंदनीय है और चिंतनीय है। लेकिन मैं इस विषय को अपनी मुझे इसमें कोई कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उनकी मोदी जी की सरकार आई है, तो उन्होंने धारा 370 खत्म किया है। तो इसकी मैं बधाई अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अमित शाह जी को देता हूं, और उन्होंने किस बढ़िया ढंग से 370 के विषय को पार्लियामेंट में रखा, और किस प्रकार वहां धीरे धीरे हम देख रहे हैं। और अब भी वहां मैं तो कहूंगा, जैसे बंगाल में जिहाद के लिए वो टीएमसी को यूज कर रहे हैं, और वैसे ही वो कश्मीर में उन्होंने वहां के लोगों को, और जो फॉरेन फंडिंग है, ऐसे ही पंजाब में भी स्टिल टुडे अभी किसान आंदोलन, किसान के लिए बिल पास हुए, उस बिल का पूरे देश में विरोध नहीं है, लेकिन पंजाब में क्यों विरोध हो रहा है? और पंजाब में विरोध क्यों हो रहा है?
अभी मैं पिछले सप्ताह माननीय भाला जी के पास ही था, तो दिल्ली से आया तो रास्ते में जब पंजाब में एंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पंजाब के बॉर्डर पे आके क्या शुरू हो जाता है, तो भई हमें मैं किसी के उसके बारे में नहीं, लेकिन किसान आंदोलन में एक संत जी की फोटो लगाना आपत्ति नहीं है, लेकिन विषय से हम भटकते हैं। आज फिर पंजाब में भी आतंकवाद को और जिहाद को फिर उसी दूसरे रूप में शुरू किया जा रहा है। और मैं आज इस विषय पे, क्योंकि जो ये विषय है टेरर का और आतंकवाद का, ये बहुत बड़ा विषय है और सुशील जी ने भी, पंडित जी ने भी अपने कश्मीर पे बोलना है। मैं, क्योंकि आज मीडिया के पास और सोशल मीडिया पे बहुत जानकारी मिलती है, तो मेरे को याद है अभी केरला की आहुति संघ के माध्यम से एक पुस्तिका जारी हुई थी, तो वो पुस्तिका को मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उसका हिंदी अनुवाद करना था इंग्लिश से, और उसकी भाषा का हिंदी अनुवाद किया था, तो उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय लोग, जो राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है, भारत माता की बात करता है, तो उसको किस प्रकार बंगाल में प्रताड़ित किया जाता है, आंध्र प्रदेश में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, बंगाल में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कश्मीर में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, और इवन पंजाब में। अभी रिसेंट हमारे पंजाब में फिर दोबारा लोगों को इस प्रकार मारना और शुरू हुआ है। अभी वो हत्याएं हुई हैं, अभी खंडूर साहब में और तरन तारण और जिला में ऐसी घटनाएं शुरू हुई हैं। तो मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि भाई पहले तो जो पहले सरकार नहीं थी, तो हम, जब हमारा इंटेलिजेंस है, अब हम खुद सत्ता में हैं, तो जैसे माननीय भाला जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया है कि हमें जनता में और हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। और आज जो स्वदेशी संघ के द्वारा आपने ये जो विषय लिया है, भले ही वो टीएमसी जिहादी और बंगाल के भी लिया है, मैं इनका धन्यवादी हूँ। और ये सारा विषय पूरे दुनिया में जा रहा है, पूरे देश में जाए, और इससे हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में जैसे आप फ्रांस में देख रहे हो कि हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और जहां हम नागरिक होने के नाते और अपने राष्ट्रीय सोच के लोग इकट्ठे होकर इस प्रकार के आयोजन करेंगे, इस प्रकार के वेबिनार करेंगे, सेमिनार करेंगे और आपस में मिल बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो मेरे को लगता है कि अवश्य ही जो हमारा विषय है, हमारी सोच है और राष्ट्र की एकता और अखंडता है, इस विषय पे सब लोगों का इसकी ओर ध्यान जाएगा। और सरकार और हमारा जो गवर्नमेंट का तंत्र है, क्योंकि हम लोग जो साधारण एक नागरिक हैं, वो जहाँ हम एक सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं चाहूंगा कि, मुझे बड़ा दुखद है कि अभी कश्मीर में 3 लोग भाजपा के कार्यकर्ता और मारे गए हैं, उससे पहले भी मारे जा रहे हैं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये आग्रह करूंगा कि आज हमें 70 वर्ष इस देश को आजाद को हुए हो गए, तो भाई हमें जहाँ पे टेरर है, बंगाल में है, आंध्र में है, छत्तीसगढ़ में है, या कश्मीर है, या पंजाब में है, जहाँ अपने लोगों को बचाया जा सकता है, जिनकी कीमती जानों को बचाया जा सकता है, तो वहाँ हमें बचाना चाहिए और उनको सेफ्टी और उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए, ताकि, क्योंकि आज मैं ये क्षमा चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि हमारे तंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में और हमारे देश में, जैसे टीएमसी में है, वहाँ क्या है कि वहाँ, क्योंकि आप भाजपा का झंडा उठा रहे हो, आप संघ की शाखा में जा रही हो, इसलिए आपको, तो इस एक व्यक्ति का, चाहे वो हमारा है या किसी भी पार्टी का, मानव मनुष्य, जो बच्चा, जो व्यक्ति है, उसका जीवन बड़ा अमोल है। तो मैं अपनी सरकारों को भी ये निवेदन करूंगा कि जहां जहां किसी व्यक्ति को, जहां जहां जिसका उसका संरक्षण है, क्योंकि राइट है कि जिस आदमी को, तो वही सरकार का उसको बचाना, मरने के बाद उसके पास सीआरपी भेज दी जाती है, उसको सुरक्षा भेज देती है। तो मैं इस फाइट में जहां जनता और वो करेगा, तो सरकार को चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो इस संघर्ष में संघर्षशील हैं, वो अपना जीवन, चाहे सादगी में, मेरी माधवी जी से कल बात हो रही थी, तो एक वृत्त याद आता है, माननीय हमारे मार्गदर्शक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल जी का
किस प्रकार उनका मर्डर हुआ। तो हमारी सरकारों को हमें थोड़ा-सा इसमें सभी को चौकस होना पड़ेगा कि जो आज के यदि सब चेंज हो रहा है तो हमें इस सारे जो बहुत ही दूषित वातावरण अभी बन रहा है, पंजाब की ओर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और मैं 370 धारा खत्म करने के बाद जो पूरे देश में और हमारे भारत के नक्शे में सिर दर्द था, वो तो खत्म हुआ है। लेकिन पंजाब की ओर भी मुझे काफ़ी इसकी अभी मैं अपने अधिकारियों को समय-समय में आग्रह भी कर रहा हूँ कि पंजाब को भी पुनः सँभालना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में बहुत ही स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ रही है। तो आज का मैं ज़्यादा मेरे को समय जितना दिया है और मैं इसमें बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता क्योंकि जितना हम बात को बढ़ाएँगे आतंकवाद और टेरर ये इतना लंबा विषय है और इतने स्टेट्स का एक-एक स्टेट्स का है, तो बाकी तो आपको ध्यान में है। मैं फिर बार-बार ये इसका धन्यवाद करता हूँ बंगाली लोगों को। लेकिन एक और मैं बंगाल से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, इसमें मेरा ये निवेदन है कि जैसे माननीय भाला जी ने कहा कि 34 वर्ष वामपंथी राज कर गए और अभी ममता दीदी है और ममता दीदी सत्ता का इस प्रकार इतना उनको पकड़ और इतनी घबराहट है और इतनी क्यों मारा जा रहा है? सत्ता के लिए मारा जा रहा है। तो मैं ये बंगाली बंधुओं को और ये इस जो ग्लोबल बंगाली प्रवासियों से निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनना इसलिए चुनना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है। राष्ट्र पहले है, देश पहले है, पार्टी दूसरे नंबर पे है और मैं तीसरे नंबर पर हूँ। ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। ऐसा मैं आपको निवेदन नहीं कर रहा, आप बहुत बुद्धिजीवी हो। लेकिन मुझे ये दुःख भी होता है कि 34 साल इतने विद्वता और जिसमें कोई बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं बुद्धिमान हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा और आज भी सबसे बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मैं पंजाब से होता हूँ तो मुझे ऐसा कोई वेबिनार नहीं देखता मैं पंजाब में कि कोई ग्लोबल हमारे विदेशों वाले जो बंधु हैं पंजाबी वो ऐसा नेशनैलिटी पर करें। लेकिन आप विदेश पे बंगाली बैठा भी चिंता करता है, तो मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही अपने संक्षिप्त शब्दों में मेरी शब्दों को आप अन्यथा भी ना लें कि भई आने वाले समय में जो बंगाल को यदि हम बचाना चाहते हैं, जैसे कश्मीर के लिए देश में सरकार आई तो कश्मीर इसीलिए बच सका और 370 इसीलिए हट सकी। तो आने वाले समय में एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल सोच है, जो हमारे संघ परिवार की नेशनल सोच है, उसको मौका दे और बंगाल को फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जब बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का और भारत माता की जय का उद्घोष होगा। इतना कहकर मैं अपना विषय समाप्त करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद परमजीत जी। आप तो हम लोग का पूरा दिल भर दिया। इतना दुःख होता है, दुःख में आपको मधुर वचन, इसमें साहस ही खाली नहीं मिलता है, इसमें बहुत कुछ करने का हम लोग का एनकरेजमेंट भी देते हैं। तो बहुत धन्यवाद। So now I'll request Professor Gautam Sen. Professor Gautam Sen is our convener of Probashi Global Bengali and looking after entire Europe. And Professor Gautam Sen, I'll give a brief introduction. He is the former professor of London School of Economics, and after retiring and after retire, I think that in when Bajpayee government was there, that point of time he was the financial advisor of our government, Bajpayee government, and he is having so many things. You can just search in the Google, you will be getting lot of things. I don't want it to tell in this point of time lot of things about Professor Gautam Sen. I'll request our Gautam Da to introduce
our Hindu hero, Sushil Pandit ji. Over to you, Gautam Da. Namaste. We are fortunate to have with us today Sushil Pandit ji. Sushil Pandit ji is one of the most prominent Kashmiri Pandit exile activists who works with the community. He edits a journal called Prasnath. He writes a column for Asian Voice and one in London's Gujarati Samachar. Everybody will know that he is almost daily on television channels explaining the issues not just with regard to Kashmir, but to the much wider question of Hindus and Bharat. And it is gratifying for someone like me to hear him speak with such competence and great knowledge, which I'm afraid is not always the case. And he's, of course, very highly educated, being an alumnus of Delhi University and JNU. As far as I'm aware, he actually, as a professional, makes his living in managing communications. And I recall that he had the responsibility of managing all the communications for the World Hindu Congress in New Delhi in 2015, which, thanks to his efforts, was a very great success. I will leave you at that because we all know Sushil ji, and let's hear what he has to say. Sushil, thank you. First of all, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ विजया, विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं। खूब भालो लागलो, recovered very well. Good to see you, and thank you so much for a very generous and affectionate introduction. It's difficult to measure up to such an exaggerated introduction. I'll try. Always a pleasure to be with you, and it's a great honor. Lokida, namaskar, and Himadrida, dhanyavad and namaskar for taking me over. भाई परमजीत जी, आपको सुना बहुत अच्छा लगा। आप सबको पुनः पुनः नमस्कार। हम लोग चुनौतियां हैं हिंदू समाज के सामने, जो बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके विषय में चर्चा करने बैठे हैं। और ये चुनौतियां नई नहीं हैं। लोकिदा ने बोला और डॉक्टर सिंह ने बोला कि ये दशकों पुरानी चुनौतियां हैं। कभी वामपंथ के रूप में आई, उससे पहले विदेशी आक्रांताओं के रूप में आई, स्वतंत्रता के बाद अन्य कई रूपों में आई, चरमपंथियों के रूप में आई और अब जिहाद के रूप में आई है। अलगाववाद की चुनौतियां हमारी संस्कृति को, हमारी भौगोलिक एकता को, हमारे राजनीतिक ऐक्य को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी विचारधारा को, हमारे मूल्यों को, हमारी जीवन दृष्टि को, इन चुनौतियों का सामना रहा है, अभी भी है और बढ़ रहा है। हम जब अपने इतिहास की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि एक समय था हम बहुत समृद्ध थे। अभी मुश्किल से 300 साल पहले तक
भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान जो था वो 26-27% से ज्यादा था। मोर देन 27% शेयर इन द ग्लोबल जीडीपी, जो 15 अगस्त 1947 तक आते आते 2% से कम रह गया। हमारे पास यदि यूरोप से डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो वो यहां पर्यटन के लिए नहीं आए, वो यहां तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं आए। हमारे पास संपन्नता थी, हमारी एक अर्थव्यवस्था थी, हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ था। तो जैसे आज भारत के मेधावी लोग, महत्वाकांक्षी लोग विदेशी दूतावासों के बाहर लाइन में लगते हैं सुबह सुबह 4-5 बजे से वीजा के, इसी तरह आज से 300-400 साल पहले पानी के जहाजों में लदकर 7 समंदर पार से लोग भारत को ढूंढते हुए इसीलिए आते थे कि हम संपन्न थे। हमारे पास 1000 साल से अगर एक के बाद एक आक्रमण हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि यहां एक संपन्नता थी। वो संपन्नता हमारी स्थानीय मेधा से, कौशल से, उद्योग से, वैशिष्ट से थी। ज्ञान में संपन्न थे हम लोग, आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे हम लोग, वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न थे, दर्शन और आध्यात्म की दृष्टि से संपन्न थे, और प्रकृति ने भी हमें भरपूर संपन्नता दी। उपजाऊ धन धान्य से भरपूर खेतों खलिहानों की भूमि थी, और यहाँ के जन कृषि में भी निपुण थे, पशुपालन में निपुण थे। गुरुकुलों के कारण लगभग 100% साक्षरता थी। यहां तक कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने भी दर्ज किया, मैकॉले ने दर्ज किया कि इस देश में पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन गांव गांव में शिक्षा है। जब इंग्लैंड में 17% साक्षरता थी, इस देश में 90% से ज्यादा साक्षरता थी। तो ऐसा क्या हुआ, ये प्रश्न बार बार उठते हैं और इसका जवाब हम गोल कर जाते हैं। हमारी शिक्षा, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे इतिहास की पुस्तकें, यहां तक कि हमारा जो सामाजिक विमर्श है, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें भी हम बेईमानी करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गोल कर जाते हैं, इनको हम सीधे सीधे नहीं बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते, अपनी पीढ़ियों को नहीं बताते। और यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। यहां तक कि शाखाओं में भी एक समय था, हिंदू घटा देश बटा जैसे नारे लगते थे। आज स्वयंसेवकों से पूछ लीजिए, नहीं सुनाई नहीं पड़ती ये बात। आज हम लोग समस्याओं पर लीपापोती करते हैं। हम सैद्धांतिक आड़ लेकर के और उस सिद्धांत में भी पाखंड करके अपनी समस्याओं को गोलमोल कर देते हैं। और इसी कारण एक बहुत बड़ा
द्वंद्व चल रहा है, क्लैरिटी का अभाव है, ये द्वंद्व भीतर ही है, हिंदुओं के भीतर द्वंद्व है। जो निशाने पर हैं, जो शिकार हुए जा रहे हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। जो शिकार कर रहा है उसके पास पूरी क्लैरिटी है। जो आक्रांता है, जो हम पर चढ़ दौड़ा है, उसके दिमाग में इस विषय को लेके कोई भ्रांति, कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भ्रम हमने पाले हुए हैं। और इसी कारण आज इस युग में भी जब पूरा देश राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से एक है, जैसा इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था, उसके बाद भी ये जो पाखंड जनित भ्रम है, तो हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि हम एक पीछे हटती हुई, संकुचित होती हुई सभ्यता है, संस्कृति है, जिसका निरंतर क्षय हो रहा है, जिसकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। वो सीमाओं पे तो सिकुड़ ही रही है, वो भीतर भी धीरे धीरे जैसे दीमक खोखला कर देता है, वैसे खोखली होती जा रही है। भीतर भी भ्रम की स्थिति है। अनेक तरह के सैद्धांतिक पाखंड भगारे जाते हैं और उसके चलते एक विषय में निरंतरता है, 1000 वर्षों से निरंतरता है, और वो विषय है शत्रुबोध। हमारे पास आत्म भ्रम के कारण, आत्मवंचना के कारण शत्रुबोध का अभाव है। हम स्वयं को धोखे में रखते हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, और इस कारण हम साफ साफ अपने संकट को, अपने शत्रु को पहचानते नहीं है, चिन्हित नहीं करते हैं। और फिर इसी भ्रम में, इसी भ्रांति में हम लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। यह आत्मभ्रम आत्मजनित है। मैं इसके उदाहरण दूंगा। मुगलों के समय में भी महाराणा प्रताप को मानसिंह ने हराया। हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। राजपूत राजपूत के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ राजपूतों ने अपनी बेटियां ब्याह दी थी अकबर से, बहनें ब्याह दी थी, ऐसा सोचकर कि हम अपने ऊपर आई आपदा को टालेंगे और आपस के जो झगड़े हैं उसमें किसी बाहरी आदमी की मदद लेकर के अपना वर्चस्व बना लेंगे। हमने उसको शत्रु के रूप में नहीं देखा, उसको अवसर के रूप में देखा, और इसी तरह शत्रु को अवसर दिया। ठीक 500 वर्ष पहले जिस महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, वह महमूद गजनी कश्मीर के राजा संग्राम राज से 2 बार हारा। कश्मीर पर किए गए उसके दोनों आक्रमण विफल रहे। एक आक्रमण 1014 में किया, दूसरा आक्रमण 1022 में किया। दोनों आक्रमणों में वो कश्मीर की सीमा नहीं लांघ पाया। संग्राम राज ने उसे सीमा के बाहर ही रोककर खदेड़ दिया। इतिहास में हम ये नहीं बताते हैं, हम केवल उसकी विजय, उसके मंदिरों के तोड़े जाने,
हिंदुओं के मारे जाने और अपनी महिलाओं के लूटे जाने का जिक्र बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, और इसी इतिहास को पढ़ पढ़कर हम अपना आत्मविश्वास उसी को खोते हैं। उस संग्राम राज ने न सिर्फ 2 बार कश्मीर पर हुए महमूद गजनी के आक्रमणों का प्रतिकार किया सफलता से, बल्कि उससे पहला युद्ध जब उसने पहली बार महमूद गजनी को हराया था, तब महमूद गजनी का आक्रमण त्रिलोचन पाल पर हुआ था। त्रिलोचन पाल एक हिंदू शाही राजा थे, जो आज लाहौर है वो उनकी राजधानी थी, वहां से लेकर काबुल तक उनका राज्य था। गजनी काबुल के भी पश्चिम में जाता है। तो महमूद गजनी को त्रिलोचन पाल की मदद करने आए संग्राम राज, और संग्राम राज ने पहली बार महमूद गजनी को त्रिलोचन पाल के युद्ध में खदेड़ा था। तो कश्मीर के राजा से महमूद गजनी 3 बार हारा है। एक बार पंजाब के क्षेत्र को बचाने के लिए उसी संग्राम राज ने आपने संग्राम राज का नाम भी नहीं सुना होगा। उसी महमूद गजनी के मर जाने के बाद 1030 में महमूद गजनी मर गया। 1192 तक अफगानिस्तान से और कोई आक्रमणकारी नहीं आया। 1030 के बाद ये 162 वर्ष इतिहासकार हमें बताते क्यों नहीं है, क्यों नहीं आया कोई आक्रमणकारी। वो लोग तो जैसे सर्दियों की छुट्टियां बिताने भारत आते थे, हर साल चले आते थे, तो इन 150 वर्षों से ज्यादा समय तक क्यों नहीं आया कोई? इसलिए नहीं आया क्योंकि 1032 में जब उसका भतीजा आया था, तो बहराइच में सुहेल देव पासी ने वो मार मारी थी कि 32,000 का लश्कर वहीं काट के गाड़ दिया था। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी 150 साल तक भारत की ओर आंख उठा के देखने की। मोहम्मद गौरी 1192 में दिल्ली पर काबिज हुआ। तो 1030 में महमूद गजनी का मरना और 1192 में मोहम्मद गौरी का आना 162 वर्ष का अंतर है। महमूद गौरी ने उससे पहले भी कई आक्रमण किए थे, तो ये मान लें कि 150 वर्ष का अंतर है। हम अपने इतिहास में स्वयं से झूठ बोलते हैं। हम अपने शौर्य की चर्चाओं को वहां पे उजागर नहीं करते हैं, अपनी शौर्य गाथा को दबाते हैं। मैं 2-3 बार दिल्ली के पुराने किले में जाकर साउंड एंड लाइट शो देख चुका हूं। आप सबसे अनुरोध है कि जब अवसर मिले वहां जाकर देखें। उसमें दिल्ली का इतिहास बताया गया है। हिंदी में भी वो शो होता है और अंग्रेजी में भी वो शो होता है। आप हैरान होंगे, उस शो में दिल्ली पर किए गए सभी आक्रमणकारियों को दिल्ली का प्रेमी बताया गया है, द लवर्स ऑफ दिल्ली, कि वो दिल्ली के प्यार में खिंचे चले आते थे। आप हैरान होंगे कि हम अपने इतिहास के साथ कैसा मजाक करते हैं। तो चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे इब्राहिम लोदी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, वो गुलाम वंश हो, वो तातार हो, वो शक हो, वो हून हो, हम कहते हैं कि दिल्ली प्रेयसी थी और ये उसके प्रेम में खिंचे चले आने वाले दीवाने थे। इस तरह उन्होंने आकर दिल्ली को बनाया और संवारा और दिल्ली के इतिहास में रंग भरे। ये कहानी हम खुद को भी सुनाते हैं और वहां आने वाले पर्यटकों को भी बताते हैं। आप सिर धुनेंगे देखकर, सुनकर। आज भी चल रहा है ये।
तो हम जिस दिन सच बोलना सीखेंगे और अपने साथ अपनी आप बीती को, अपने अनुभवों को सच सच बताना शुरू करेंगे, जिस दिन बीमारी की पहचान ठीक करेंगे, उसी दिन से ठीक इलाज शुरू होगा। डायग्नोसिस ऑलवेज टेक्स अ प्रीसिडेंस ओवर प्रिस्क्रिप्शन। It precedes writing of prescription. If the diagnosis is wrong, अगर आपने बीमारी को ही ठीक से नहीं पहचाना तो चिकित्सा क्या खाक होगी? हम बीमारी ठीक से नहीं पहचानते, हम उस पर लीपापोती करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसको सेक्युलरिज्म की मजबूरी कह सकते हैं, आप इसको सैद्धांतिक पाखंड कह सकते हैं, या आप इसको युक्ति के नाम पर की गई क्षुद्र चालाकियां समझ सकते हैं। आजकल एक बात सुनने में आती है बार बार कि भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं। मैंने लाख कोशिश की कि मैं समझूं कि इसका मतलब क्या है। मेरे पल्ले ये बात पड़ती नहीं। मैंने एक बात और भी सुनी कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई। ऐसा कह के हम क्या हासिल कर लेंगे? किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे? किसे कह रहे हैं ये? हिंदू कौन है? सावरकर की एक डेफिनेशन है कि जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, यानी इस भूमि पर उसका जन्म हुआ है और इस भूमि पर ही उसका लालन पोषण हुआ है, तो जैसे मां जन्म भी देती है और पालती भी है, बड़ा भी करती है, तो वही मां का रिश्ता जो इस भूमि के साथ मानता है वो हिंदू है। ये एक शर्त है। सावरकर 3 शर्त बताते हैं। दूसरी शर्त वो कहते हैं जो इसे अपनी पितृभूमि भी मानता है। पितृभूमि यानी ये मेरे पूर्वजों की भूमि है, केवल मेरा ही यहां जन्म नहीं हुआ। मैं जिस कुल से, जिस वंश से, जिस समाज से, जिस परंपरा से जुड़ा हूं, उस पुरखों की परंपरा की भूमि है ये मेरी। मैं स्वयंभू नहीं हूं, मैं उस परंपरा का, उस कड़ी का एक भाग हूं जिसके अंदर ये बोध और भान है और इसकी स्वीकार्यता है। वो हिंदू है। तो 2 बातें हो गई, मातृभूमि और पितृभूमि। तीसरा वो आधार मानते हैं कि ये मेरी पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि का अर्थ पवित्र भूमि नहीं होता है। पवित्र और पुण्य में अंतर है। हाँ, यहां हमारे तीर्थ हैं और हमारी ये आस्था की भूमि है। यहां देव हुए, मेरे आराध्य हुए, उनके जन्म स्थान हैं, उनकी लीला स्थलियां हैं, ये सब इसे पवित्र बनाती हैं। पवित्र भूमि तो ये है, लेकिन सावरकर इसे पुण्य भूमि कहते हैं। पुण्य का अर्थ अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं दे पाता। पुण्य अपने आप में एक ऐसा शब्द और ऐसा सिद्धांत है जो केवल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे दर्शन में ही है। और वह पुण्य है
जिसको अर्जित करने के लिए हम जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, जिसको प्राप्त करके ही मोक्ष होता है। ये योगक्षेम की भूमि है कि मुझे यहीं पर जीना है, यहीं पर सृजन करना है, इसी के लिए जीना है, यहीं पर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है। मेरा योगक्षेम यही है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मेरे पूरे पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है। इसलिए ये मेरी पुण्य भूमि है। यही है या इसके लिए है, इसी के परम वैभव के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे मैं कहीं भी रहूं दुनिया में, लेकिन मैं इसके लिए हूं। तो मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि और मेरी पुण्य भूमि, ऐसा जो मानता है वो हिंदू है। अगर ऐसा हो कि सभी 130 करोड़ भारतवासी ऐसा माने तो क्या बात है, फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप हिंदू हैं। किसी मंच से, किसी छत से चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझे कि आप हिंदू हैं, वो स्वयं कहेगा कि मैं हिंदू हूं। लेकिन ये क्या विडंबना है कि हम किसी को कहे चले जा रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, और वो इसको गाली समझे, वो आपसे इसी बात पर झगड़ने लगे। तो ये कौन सी तू मैं? इस पर आग्रह करके आप क्या अचीव कर लेंगे? कौन सी बहस जीत लेंगे? कौन से नंबर कमा लेंगे? फिर जो दंगे होते हैं, लव जिहाद होता है, वो तो सब हिंदू हिंदुओं में ही हो रहा है। फिर रोने की क्या जरूरत है कि साहब अंकित शर्मा को 250 बार चाकू गोद के मार दिया, किसी हिंदू ने ही मारा ना? अगर सभी हिंदू हैं तो क्या प्रॉब्लम है कि अभी किसी निकिता तोमर को भगा के न ले जा पाने पर गोली मार दी गई, किसी हिंदू ने ही मारी ना? क्यों कहते हैं कि ये लव जिहाद है? धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं हिंदुओं का, क्या प्रॉब्लम है? तो हम किस बात पर पर्दा डाल रहे हैं, किन विषयों को घालमेल कर रहे हैं, कौन सा भ्रम फैला रहे हैं और इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चर्चा के लिए यह विषय उठा रहा हूं कि हमें अपने लोगों में कम से कम, अपने कार्यकर्ताओं में, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, उनमें कम से कम यह भ्रम ना हो, उनमें संकट बोध हो कि हमारे सामने चुनौती क्या है, वो चुनौती कौन प्रस्तुत कर रहा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका नाम कैसा है, उसके मन में विचार कौन सा है, वो क्या हाथ में लेकर हमसे लड़ रहा है, उसकी विश्व दृष्टि क्या है, वो स्वयं को कैसा मानता है, वो किस कारण हमसे लड़ रहा है। क्लैरिटी इस बात पे आनी चाहिए और हम इसी क्लैरिटी के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, हम इसी विषय पर भ्रम फैला रहे हैं। कश्मीर में इसी जिद के चलते आज तक हम दिल जीतने में लगे हुए हैं जिहाद का, कि हमने जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाना है, उनसे भारत मां की जय बुलवाना है। वो गोलियां मार रहे हैं, वो आए दिन हत्याएं कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप कश्मीरी पंडित हैं,
370 हटा दिया, वहां पर व्यवस्था में बदल हो रहा है। चलिए चलिए, सामान बांधिए, घरों को लौटिए, भारत माता आपकी वहां प्रतीक्षा कर रही है। अभी 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे बांदीपुर जिले के, कश्मीर घाटी में। उनका नाम था मोहम्मद वसीम बारी। उनके बाप, उनके भाई और उनको, तीनों लोगों को घर आकर, घर में बैठे हुए थे वो अपने, वो घर उनका थाने से 80 गज दूर था सिर्फ। घर आकर इन तीनों को गोली मारी गई। 11 पीएसओ थे उनकी सुरक्षा में तैनात, उस दिन कोई भी नहीं था। चलिए, एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है, कश्मीर में रहने का, काम करने का जोखिम है। आतंकवादी जिस दिन तय कर लें उस दिन आकर के आपको मार सकते हैं, ऐसी स्थितियां हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार दिया। अभी इसी हफ्ते 3 और लोग मारे गए कुलगाम में। भाजपा के जनता युवा मोर्चा के जिले के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही 2 कार्यकर्ता, भाजपा के 3 नेता फिर मार दिए गए, अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। मारे जा सकते हैं, क्योंकि आज भी कश्मीर में आप इसलिए नहीं जीते क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि अभी तक किसी ने अपनी गोली की कीमत आपकी जान से ज्यादा नहीं आंकी है। जिस दिन किसी आतंकवादी को, जिहादी को लगेगा कि उसकी गोली की कीमत आपकी जान से कम है, वो आपकी जान ले सकता है, कोई रुकावट नहीं है। चलिए, जान ले ली गई, लेकिन दिक्कत जानते हैं कहां है? वो वसीम बारी जो मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, उसको अपने गांव के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। भाजपा का शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है। उसको कहा गया कि तुम इस्लाम से खारिज हो, तुम भाजपा के थे, इस कब्रिस्तान में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। उसका नमाजे जनाजा पढ़ने कोई मौलवी सामने नहीं आया। प्रशासन ने, भाजपा के नियंत्रण वाले प्रशासन ने जेसीबी मंगाकर उनके खेत को खुदवाकर वहां 3 कब्रें बनवाई और एक पीएसओ ने जनाजा पढ़ा, नमाज अदा की। दोष देने के लिए कोई महबूबा मुफ्ती नहीं है जिसका शासन हो। ये हाल है कश्मीर में देशभक्तों का, मुसलमान देशभक्त का। जो वहां रहता है मुसलमान है, हिंदुओं का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में भी हम अगर इसी जिद पर अड़े रहे कि जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाना है, भारत माता की जय बुलवानी है और सभी 130 करोड़ भारतवासी हिंदू हैं, कैसे चलेगा? पंजाब में अभी 16 अक्टूबर को बलविंदर सिंह जी को गोली मार दी गई, तरन तारण में। शौर्य चक्र विजेता थे। आज से 28 साल पहले उनको शौर्य चक्र मिला था। ये 62 वर्ष की आयु के थे। इनका जीवन बीता हमलों को झेलते हुए आतंकवादियों। खालिस्तान के खिलाफ डट के खड़े थे, वामपंथ धारा के थे, वो अलग बात।
लेकिन खालिस्तान के विरुद्ध खड़े थे। महीना भर पहले उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, विरोध करते रह गए, आपत्ति करते रह गए। चलिए, आतंक है, कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन एक व्यवस्था के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? भाला जी ने कहा कि हम हथियार नहीं उठा सकते। मैं सुन रहा था, उन्हें बहुत गंभीरता से सुन रहा था। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। अपने कार्यकर्ताओं, विद्यार्थी परिषद के दिनों में वो मेरे मार्गदर्शक थे। आजकल उनसे संपर्क कम हो पाता है। इसी तरह कभी फेसबुक पर, कभी किसी वेबिनार में उनको सुनने का अवसर मिलता है। कश्मीर में भारत सरकार ने जब घाटी हिंदुओं से खाली हो गई और आतंकवाद का दबाव बढ़ने लगा, घाटी के साथ लगे हुए जम्मू के हिस्सों पर, डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन में, राजौरी में, पुंछ में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, तो भारत सरकार ने एक नीति तय की जिसको वीडीसी बोलते हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज। वहां हथियार बांटे गए, उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिला, वरना वहां से भी हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। वहां पर भी गांव में खड़े होकर के लाइन से हिंदू मारे जाते थे। बसों में जाते हुए हिंदुओं को उतार कर लाइन लगा के मार दिया जाता। तो जब पृष्ठभूमि देखभाल कर हथियार बांटे गए तो लोगों ने लोहा लिया। एक 18 साल की रुखसाना ने अपने हथियार से 2-2 आतंकवादी मारे। 26 जनवरी में उसको भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया। डोडा और किश्तवाड़ से आतंकवादियों का दबाव कम हुआ, सेना की भी तैनाती हुई, उन्होंने भी आतंकवादी मारे। लेकिन सेना कहां कहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा देती, सुदूर गांवों में, पहाड़ों के ऊपर कहां कहां पहुंचती, कहां कहां बैठी रहती। तो जब तक हम हथियार का सामना हथियार से नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। हां, भारत में कानून है, आर्म्स एक्ट है, उसके तहत आप हथियार नहीं रख सकते, लेकिन हथियार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको सुरक्षा में खतरा दिखाई पड़ता है तो आप सरकार से हथियार लेने का लाइसेंस मांग सकते हैं, और सरकार देती भी है। हम सत्याग्रह नहीं कर पाएंगे जिहाद के खिलाफ, वो जिहादी है, उसकी मानसिकता गला काटने की है। एक 22 साल के मुष्टंडे हथियारबंद जिहादी ने परसों फ्रांस में 70 साल की गिरजे में प्रार्थना करती बैठी बुढ़िया का गला रेत दिया। उस औरत ने कार्टून देखा तक नहीं होगा बनाने की, तो बात छोड़ दीजिए। इस मानसिकता से सामना है आपका। यदि लोगों के पास हथियार हों, आत्मरक्षा के लिए जो आत्मविश्वास की आवश्यकता है, सबसे पहले तो वो बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास के साथ इसकी गुंजाइश भी बढ़ती है कि आतंकवादी अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। तो आतंकवादी भी 2 बार सोचता है, और ऐसे में पलायन करना एक मजबूरी नहीं रहती, जो हम निहत्थे लोगों की बन गई कश्मीर में। कश्मीर में हम लोगों का पलायन इस स्थिति, सामने कलाशनिकोव थी, हमारे पास किचन नाइफ से बड़ा कुछ हथियार ही नहीं था। घर में माताएं बहनें थीं, बूढ़े माँ बाप थे, छोटे बच्चे थे,
और संख्या में हम 5% भी नहीं थे, बिखरे हुए थे और इस भ्रम में थे कि हम 90 करोड़ का देश हैं, 15 लाख की सेना है, संसद है, न्यायालय है, पुलिस है, ये सब संभाल लेंगे हमको। हमारे पास तैयारी नहीं थी, लेकिन उससे हमने क्या सीखा? क्या आज देश भर में कश्मीर की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए तैयारी है कि सिर्फ लीपापोती है? आज भी जब हम देखते हैं पिछले साल कश्मीर से 370 को निष्प्रभावी किया गया, राज्य से पुनर्गठित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, हम झूठ बोलते हैं कि हम विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। 370 के कारण विकास नहीं होता था, विकास की गंगा बहेगी। कश्मीर की राजनीति में मुख्य धारा के नेता दल भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो बजट खा गए। अब केंद्र सरकार की निगरानी में बहुत जबरदस्त तेजी से विकास होगा। वो जो लाखों करोड़ रुपया केंद्र से आता है वो अब लोगों के पास खर्च किया जाएगा, उनको सहायता मिलेगी, उनके लिए नौकरियां बनेंगी, उनके लिए व्यवसाय होंगे, संपन्नता आएगी, कश्मीर चांद पे पहुंचा दिया जाएगा। कमाल है। ये कोई नहीं कह रहा कि 370 की छत्र छाया में कश्मीर में अलगाव पनपा, उस जिहाद की कमर तभी तोड़ पाएंगे, जिम्मेदारी लेगा। वहां की राज्य की व्यवस्था जो है उसको जिहाद ने अपने शिकंजे में कस लिया है। वहां की नौकरशाही हो, वहां की जुडिशरी हो, वहां का एकेडमिया हो, वहां का मीडिया हो, वहां की सिविल सोसाइटी हो, वहां का चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, मंडल हो, एक एक नस नस में जिहाद का शिकंजा है और वो जिहाद भारत को तोड़ना चाहता है। इसीलिए हमने 370 को हटाया है, क्योंकि उस जिहाद को 370 की छत्र छाया है। जिहाद का नाम मुंह से नहीं लेते हैं, हमें विस्थापित कहते हैं। पहले तो प्रवासी कहते थे, माइग्रेंट कहते थे कि कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट है। माइग्रेंट का हिंदी में अनुवाद होता है प्रवासी। प्रवासी अपनी मर्जी से अवसरों की तलाश में घर छोड़कर बाहर जाते हैं। सरकारी कागजों में हम आज भी प्रवासी हैं। किसी को तरस आता है तो वो हमें विस्थापित कह देता है, डिस्प्लेस्ड। विस्थापित वो होते हैं जो बाढ़ पीड़ित हो जाए, भूकंप पीड़ित हो जाए, कहीं पे बांध बन जाए, उनका नगर गांव डूब जाए तो वहां से विस्थापन होता है, उनको कहीं और पुनर्स्थापित किया जाता है। ऐसे होते हैं विस्थापित। हमारा नरसंहार हुआ, हमारा जाति संहार हुआ, हमको लूट कर, पीट कर, मार कर भगाया गया, जेनोसाइड हुआ हमारा। इसकी पुष्टि भारत सरकार नहीं करती है। मैं पिछले कुछ सालों से इस विषय पर लगा हूं। सार्वजनिक मंचों से, मीडिया से मैं जब जब ये बोलता हूं, रिकॉर्ड जाता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे मैं आज पहली बार सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूं, कम से कम आधा दर्जन बार बुलाकर हमारी सरकार ने, हमारी व्यवस्था में कहा गया है कि सुशील जी ये मत बोलिए, आप अपने ऊपर, समुदाय के ऊपर हुए अत्याचारों का बखान मत कीजिए। और जब मैं पूछता हूं क्यों, तो कहते हैं इससे वहां के मुसलमान नाराज होते हैं, आप उनको डेमोनाइज कर रहे हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। और जब आप उनको बदनाम करते हैं, नाराज
ये रवैया है। कैसे लड़ेंगे आप इससे? ऐसा भ्रम है। इसीलिए आज तक हमारे ऊपर किए गए एक भी अपराध पर मुकदमा नहीं चला है, किसी को सजा नहीं हुई है। एफआईआर हजारों हैं, बलात्कारों की, हत्याओं की, सामूहिक नरसंहार की, मंदिर तोड़े जाने की, घर लूटे जाने की, अपहरणों की, असंख्य एफआईआर हैं। अपवाद स्वरूप भी एक भी एफआईआर पर, एक भी अपराध पर आज तक मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई है। और ये वो व्यवस्था है जिसमें पार्टियां आई और गईं, सरकारें आई और गए, प्रधानमंत्री आए और गए, अलग अलग दलों ने सत्ता संभाली, राज्य में भी, केंद्र में भी। लेकिन जो एक नीतिगत एक राय है, कंसेंसस है कि कश्मीर में क्या करना है, वो अभी तक जारी है। एक अपवाद आया पिछले साल, 370 को निरस्त किया गया, लेकिन पिछले दरवाजे से 31 मार्च को डोमिसाइल एक्ट ले आया गया, जिसके तहत यह तय किया गया कि जो व्यक्ति वहां 15 साल से लगातार रह रहा है वही कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा। और ये भी कहा गया कि उसे ही वहां पर सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। 370 के प्रावधानों को नए नाम से फिर से वहां लागू किया जा रहा है। इसी तरह जो एक राजनीतिक असंतुलन था सत्ता के बंटवारे में, उसको डिलिमिटेशन से ठीक करने की एक बड़ी पुरानी मांग थी। वो डिलिमिटेशन का काम शुरू किया गया। उन्हें बार बार कहा गया कि आप 2020 में डिलिमिटेशन का काम शुरू कर रहे हैं, 2021 में सेंसस होने वाला है, उस सेंसस पर आधारित कीजिए, क्योंकि 2011 का सेंसस जो है वो रिग्ड सेंसस है। उसमें कश्मीर की जनसंख्या 15 लाख ज्यादा दिखाई गई है जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या से, चोरी छुपे। आप हैरान होंगे, 2011 के सेंसस में कश्मीर घाटी में 1,90,000 हिंदू दिखाए गए हैं। 800 परिवार भी नहीं है वहां हिंदुओं के। ऐसा घातक सेंसस है, उसके बेसिस पे आप डिलिमिटेशन करेंगे तो आप चेंज नहीं करेंगे, आप स्टेटस को परपेचुएट करेंगे, यथास्थिति को बनाए रखेंगे, बल्कि उसको वैधता प्रदान करेंगे। तो अगर आपको खानापूरी के लिए डिलिमिटेशन करनी है, बस खुश करने के लिए डिलिमिटेशन नहीं करना है, जमीन पर कोई परिवर्तन लाना है, एक सही सेंसस कीजिए, उसके आधार पर डिलिमिटेशन कीजिए। नहीं मानते हैं, क्योंकि तय कर लिया है कि वहां दिल जीतना है, इसीलिए डिलिमिटेशन हो गया, इसको जम्मू को खुश कर दीजिए और उनकी सीटें उतनी की उतनी रह गई। डिलिमिटेशन, ये देखिए वास्तविकता, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, खाना पूरी करने के लिए चीजें कर रहे हैं, ऐसे आप दिल जीतेंगे। तो जब इस तरह का पाखंड हो, सैद्धांतिक दृष्टि से भी भ्रम हो, नीति की दृष्टि से पाखंड हो, तो धरातल पर परिवर्तन आना संभव नहीं है। और ऐसे में यदि नागरिक अपना आत्मरक्षा कानून के दायरे में रहते हुए भी करने का प्रयास करे, तो उसके पास अवसर हैं, निहत्था होने की कोई मजबूरी नहीं है। जो हमारा शत्रु है वो लाइसेंस का हथियार लेके नहीं आता है, वो कलाशनिकोव लेके आता है, वो ग्रेनेड लेके आता है।
हमें आत्मरक्षा के लिए जो भी करना पड़े उचित है। हमारा कानून कहता है कि आप मर्डर कर सकते हैं अपनी आत्मरक्षा में, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप। तो हमें प्रेरित करना पड़ेगा हिंदू समाज को, हमें हिंदू समाज को शत्रुबोध कराना पड़ेगा, संकट बोध कराना पड़ेगा और आत्मरक्षा के लिए तैयार कराना पड़ेगा। वरना हम लोग भेड़ बकरियों की तरह काटे जाएंगे या मारकर भगाए जाएंगे। हमने अभी तक कोई ऐसा ब्लूप्रिंट इवॉल्व नहीं किया है कि एक आक्रांता बहुमत के बीच हम लघुमती होकर कैसे रहेंगे। हमने वो समझ नहीं दी है हिंदू समाज को, इसीलिए पलायन हो रहा है। 500 जगहों से पलायन हो रहा है, दिल्ली की बस्तियों से पलायन हो रहा है, दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस से पलायन हो रहा है, मेवात से पलायन हो रहा है, कैराना से पलायन हो रहा है, किशनगंज से, अररिया से, खगड़िया से, मिदनापुर से, 24 परगना से, मुर्शिदाबाद से, मालदा से, बारपेटा से, नौगांव से, भद्रक से, बालेश्वर से, भटकल से, मालेगांव से, कहां कहां से पलायन नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ पलायन करना ही कि कोई हम अभिशप्त हैं, वही हमारी नियति है? और पलायन करते करते कब तक भागेंगे, कहां भागेंगे? कश्मीर से हम शेष भारत में आ गए क्योंकि ये सुरक्षित माना गया। शेष भारत के लोग पलायन करके कहां जाएंगे? तो सच बोलना जरूरी है, सच बोलने का आग्रह बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक सच बोला था, पूतना वेश भर के आई थी। कई बार तिलिस्म जो है वो एक सच चकनाचूर हो जाता है। सच बोलना पड़ेगा कि ये जिहाद है, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि जब तक शत्रु को लगता है कि हम भ्रम में हैं, वो उस भ्रम को और बढ़ाता है। हमें साफ कहना पड़ेगा, ये भटके हुए नौजवान नहीं है, ये बहुत सोच समझकर इनके दिमाग ब्रेन वॉश किए गए हैं, वरना हाथ नहीं कांपे। 70 साल की भैया, प्रार्थना में बैठी हुई वृद्ध महिला, आप कितना पाश्विक हो सकते हैं कि आप उसका गला रेत के मार दें उसे? ऐसा तो पशु नहीं करता है। मैंने भेड़ के मेमने को पालते देखा है। डिस्कवरी चैनल में फिल्म फोटोज आती हैं, कि एक मांसाहारी भक्षी पशु भी एक निरीह जानवर को देखकर उसमें ममता आती है। तो ये कैसा विचार है, कैसी दृष्टि है जो एक हट्टे कट्टे मुष्टंडे को, हथियारबंद मुष्टंडे को, एक वृद्ध महिला को गला काटने को तैयार करती है? ये कौन सा उन्माद है? और इस उन्माद को चिन्हित करना पड़ेगा, इस उन्माद को सच सच पहचानना पड़ेगा। ये वही उन्माद है जो आज हमारे सामने भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिम्मत की है ये सच बोलने की। उस फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिन्होंने ये जिहाद अभी पिछले 8-10 सालों में देखा है,
हम 1000 साल से ये जिहाद भुगत रहे हैं। हम तो इसकी नस नस पहचानते हैं। उसके बाद स्वयं को भी और बाकियों को भी भ्रम में रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अरे गुरुओं ने कुर्बानी, अभी डॉक्टर परमजीत सिंह जी ने बताया 9वें सच्चे पातशाह तेग बहादुर जी ने जो अपना बलिदान दिया शीशगंज साहब के स्थान पर, उससे पहले उनके 4 अनन्य शिष्यों का बलिदान हुआ। भाई मतीदास का, भाई मणिदास का, भाई सतीदास का, भाई दयाला का। हर रोज अरदासों में याद किए जाते हैं वो। चरखड़ियां चढ़े, खोपड़ियां लाइया, बंद बंद कटाए। ये तोते की तरह रटने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए कि हम किन परिस्थितियों से निकले हैं। किसने किया है ऐसा, किस विचार ने, किस दृष्टि ने, किस सैद्धांतिक पार्श्विकता ने ऐसा हमारे साथ किया है। तो इस विषय पर और पाखंड को नहीं छोड़ेंगे, हम आत्मरक्षा की तैयारी शुरू भी नहीं कर पाएंगे। मुझसे अगर कहीं त्रुटि हुई हो, मैं क्षमा याचना करता हूं। मैंने किसी का दिल दुखाया हो अनजाने में, तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन इसके अतिरिक्त आज मेरे पास और कुछ कहने को नहीं। और यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, ये आप सबको एकदम पूरा स्पिन ऑफ साइलेंट कर दिए थे। हम लोग इतना भावुक हो गया आपको बात सुन के। ये बात तो बोल नहीं सकते हैं अभी, लेकिन मेरा मॉडरेटर का दायित्व है बात करना। तो इट्स रियली अमेजिंग। मेरा पास और कुछ वर्ड नहीं है। अभी मैं हमारा गौतम दा को, गौतम दा को बुलाएंगे थोड़ा कंक्लूजन रिमार्क्स देने के लिए। ओवर टू यू गौतम दा। Namaste. I will speak very briefly. I've heard 3 excellent talks. I find nothing to disagree with, particularly with Sushil. And the fact that he has uttered all these sentiments forcefully in public is very welcome. Let me just tell you of a very small incident, unrelated to what you are saying, but very pertinent for us. In my library in North London, I met a very old man. Short old man. He must have been in his 70s, about 10 years ago. And he had fought in France in 1945. And I got talking to him, and he said that he captured a house when he reached France, and they killed all the German soldiers. They didn't take them prisoner. But the interesting thing, what he said to me, they found a lot of documents. And in the documents, there were some instructions from Adolf Hitler. And the instructions said that when our forces reach England, kill all the collaborators with Germany. All the supporters of Adolf Hitler, kill them first. This is what will happen to our secular Hindus when the Pakistanis get to Delhi. They will lose their women and they will be murdered. ये उनको पता नहीं है. This is standard Islamic practice. That is what will happen to them. Let me just step back to our history. Much of what you said is an echo of that. The 3 border states are of great interest to the predators.
Bengal, Kashmir, and Punjab. And they've been fighting a war since the very first day. In 46, they tried to expel the Bengali Bhadralok from Calcutta on direct action day so that they would grab the whole lot, the whole of Bengal. And that was stopped by Shyam Prasad Mukherjee, N.C. Chatterjee, and of course, the great Gopal Mukherjee. Was stopped by them. This was something they didn't anticipate. इसमें अंग्रेज का हाथ पूरा था because the English police stood and watched while it happened. Punjab में भी ये एक ही साजिश था, exactly the same. If you read the book by Eric Moon, Divide and Quit, who was the chief civil servant of the Punjab before independence, he says, we had hoped that whole of Punjab would go to Pakistan. But the jihadis made a mistake. They started some anti-Sikh pogroms. So there was a revolt. Jammu Kashmir, we know, 22nd of October, they attacked with the full collusion of the British, with the full collusion, who had already handed over Gilgit and Baltistan. And they had advised Nehru and Patel, do not fight over Kashmir. They thought this could be taken by Pakistan by force. It was initially stopped by Ranjit Rai, that great colonel, Ranjit Rai, who with 20 members of the first Sikh, that great regiment, saved the Srinagar airport. Very crucial because that is where the troops landed. Only 20 Sikh soldiers in that regiment. And then, of course, that great soldier of the Maharaja, Rajinder Singh. Now, they have never given up on these three border states. हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है. They have never given up. First thing is Pakistan से तो सब निकल रहा है हिंदू लोग को. अब तो 33% था, अब तो 8% हो गया. Bangladeshi demographers, Muslim demographers saying by 2050 it will be 0. Pandit को निकाल दिया क्यों? Because it was a manageable number to expel easily. So they were expelled, ethnically cleansed. Punjab में they could do exactly the same. They expel the Sikhs from West Punjab, but they have created a constituency which thinks they will have a great free state called Khalistan. Gulam बनने वाले हैं इन लोग गुलाम बनाएंगे. They will again lose their women. Bengal is the same. Secular, left-wing, educated Bengalis. They hate Delhi more than they hate Dhaka. This is the problem. I'm a Bengali. I know exactly. And they would all be ejected. I am so angry with Bengalis like myself that I almost feel like saying, make a wall between Bengal and Bihar so that they don't then escape to Bihar after Bengal goes. But no, it will not happen. We will fight. Better to die fighting than to accept this nonsense. And that is what Sushil, you've been saying. I agree with you 100%. So these three border states, they have had an eye on from the very beginning. हम समझ नहीं पाए. We did not understand this. Internally, वो तो हाथ लगा दिया. Naxals were a creation not just of Maoist China, they were also created of the CIA. They wanted to pay back to Indira Gandhi for the Bangladesh war. China and America were working very closely together in 1969. The Consul General of Calcutta was a friend of my father. He used to wear a dhoti, kurta, and speak fluent Bengali. They had a hand in this. The Naxal movement was payback also for Mrs. Gandhi. Now, they have them. The communists, basically from 1920, I've written about this in India Facts, had adopted the program of the Praja Krishak Party, the Muslim party, completely. If you look at the 1920 program, it is identical. The communists even used to have Muslim so they could operate. They went to Punjab, in West Punjab, to campaign for partition, communists from Bengal. So these people have always been there. एक समस्या हो गया. One big problem happened. हमारे देश का बेवकूफ लोग ने they kicked out Vajpayee, very good government with a minority number in the parliament who were doing a reasonably good job given the constraints. प्याज का दाम बढ़ गया, ये निकाल दिया, ये बाहर का आदमी को लाया. And in those 10 years, they opened the doors completely for conversion. Andhra Pradesh में सबसे बड़ा conversion उस वक्त हुआ. Now MLAs of YSR's party are saying we are possibly 40% of the entire population were converts. So these are the two-pronged attacks, internal and external. The problem of Pandits in Kashmir is not a problem of Pandits. This is at the beginning of the end for the whole of India. ये हम लोग कभी समझ नहीं पाया. We have committed a very big crime against the Pandits. We did nothing. The refugee camps even did not have water and proper toilets. Forget about any political maneuver. अब जो हो रहा है, it is merely a little drop in the ocean. This is all geopolitics. It is not about the fate of the Pandits. One of the greatest centers of learning of Hinduism for 5,000 years,
from Kalhan to Adi Shankaracharya, Panini, they were all Shardapit. This is one of the great centers of Hindu thought and learning, more than almost any other, maybe two others. And Bengal in the 19th century was becoming the great center of learning too. And we have allowed this to sink. So now we have 3 fights going on. Bengal next year, it will not end. Punjab and J&K हो तो खत्म, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरू हुआ. And I am completely at one with Sushil. इसके लिए लड़ने पड़ेगा, इसके लिए लड़ने पड़ेगा. And it will not be just the government of India and the state. Ordinary people have to fight back. I am very much in favor of doing a little bit more than what the RSS does in terms of self-defense training. We must find retired army personnel to come to camps. There are many patriotic people like Colonel Purohit to come and train the young. There are 1.5 lakh Hindu Samati activists in West Bengal. It was nothing in 2011. I used to go to their foundation day on 14 February in Calcutta. Look at them, 1.5 lakhs. We have to fight. Civil society of the Hindus must fight, and we must fight for each other. Nothing more to say. I think you have all said enough for us to absorb. Namaste. Thank you, Gautam Da. We are almost in the back end of our today's event. Now I'll request our Sadishi Angos mentor and Lokhida to give vote of thanks. Over to you, Lokhida, for धन्यवाद ज्ञापन. धन्यवाद देना है, काम छोटा सा है, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सुशील पंडित जी को. सुशील जी को बहुत दिनों बाद मैंने सुना और आज सुनने के बाद ऐसा लगा कि सुशील जी को पूरा देश सुने, बार बार सुने, तब कहीं जाकर जिस भ्रम में आज पूरा देश और पूरे देश का नेतृत्व है, वो कहीं सही रास्ते पर आ सकेगा. क्योंकि संविधान को सर्वोच्च मानकर संविधान का 42वां संशोधन जबरदस्ती करके और इसको जो सेक्युलर बना दिया गया और सेक्युलर की गलत व्याख्या की गई, जिसके कारण लगातार हम पिछले 70 वर्षों से भ्रम में जी रहे हैं. सुशील जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस भ्रम को सही शब्दों में व्याख्यायित करते हुए आप पाशविक मानवीय प्रवृत्ति का संघर्ष अगर करना हो तो मानवीय प्रवृत्ति को भी मानवता की रक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट शब्दों में आपने बताया है. सच कड़वा होता है, वह चाहे कितना भी कड़वा हो. सुशील जी इसको एक अभियान के रूप में ले और हमारे जैसे कुछ लोग उनके साथ खड़े रहे. आज जिन लोगों ने इनको सुना है, निश्चित रूप से वो 100% उनकी बात से सहमत है, इसका मुझे पूरा विश्वास है. और मैंने अपने भाषण में इसी को बहुत कम शब्दों में एक ही वाक्य में कहा था कि आज इंडियन स्टेट वर्सेस इंडियन नेशन, भारत राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र है, इसके घोषणा की आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या ही बताती है कि ये हिंदू राष्ट्र है. तो कितना उदार हो सकता है ये भी हमने देख लिया है. उस उदारता का कितना दुष्परिणाम हो सकता है वो भी हमने देख लिया है. इसलिए उदारता की भी सीमा हमें तय करनी होगी, आत्मरक्षा की सीमा भी तय करनी होगी, और इस प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ाकर जो प्रताड़ित है उनको
विस्थापित या शरणार्थी कहकर भ्रम में रखना यह भी ठीक नहीं है, और प्रताड़ितों को वापस स्थापित करना हो तो उसके लिए किस प्रकार से कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, उसका ध्यान रखते हुए सरकार वैसे कड़े कदम उठाए, ये इस मंच से मैं भी कहना चाहूंगा। और इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं सुशील पंडित जी को। परमजीत जी ने भी पंजाब की स्थिति कितनी खराब हो गई थी और फिर खराब होने जा रही है, इसका जो संकेत दिया है उससे ध्यान में आता है कि हमें पंजाब के लिए भी चिंतित रहना पड़ेगा, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और यहां चूंकि मुख्य विषय था बंगाल को संभालना, और बंगाल को संभालने के लिए गौतम दा ने जैसे बताया कि हमें भी आवश्यकता हो तो संगठित होकर आत्मरक्षा के लिए आवश्यकता हो तो शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा, बार बार कहूंगा, कि कानून तोड़कर किसी भी प्रकार की बात करना, किसी भी प्रकार का हिंसा का सहारा लेना, यह हमारे लिए भी आत्मघाती होगा। और इसलिए कानून का पूरा सहारा लेते हुए और हम अपना आत्मरक्षा का उपाय करें, संगठित रूप से करें, यह निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को ऊपर से लेकर नीचे तक, नेतृत्व से लेकर आम जनता तक हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, इस भ्रम जाल से सबको निकालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी नहीं है कि कभी नेतृत्व ये भ्रम में नहीं रह सकता, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। और इसलिए नेतृत्व भी अगर किसी भ्रम में है तो उस भ्रम को दूर करने का काम भी उस नेतृत्व के साथ रहने वाले लोगों का बनता है। और इसलिए अपनी उस नाराजगी को सहन करते हुए भी हमें इस भ्रम के बारे में नेतृत्व को भी बताना होगा। और सुशील जी में वो मादा, वो साहस वो है, और इसलिए ऐसे साहसी कार्यकर्ता को पुनः एक बार नमन करते हुए, मैं जितने लोगों ने इनकी बात सुनी है, इसको एक शब्द में, एक वाक्य में मैं यही कहूंगा कि इंडियन स्टेट वर्सेस इंडियन नेशन। इसलिए स्टेट को कानून के दायरे में उलझे हुए मानसिकता से निकालना होगा और नेशन की जो जो आवश्यक है वो करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। बस इतना ही कहते हुए आज का यह जो सेमिनार है, वेबिनार है, ये निश्चित रूप से एक नई दिशा देने वाला बने, ऐसा विश्वास रखते हुए मैं पुनः एक बार सबको, सुनने वालों को भी धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार के आयोजन बार बार करें, और सुशील जी बार बार ये मौका सुशील जी को दिया जाए, ये भी मैं बार बार कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद लखीदा, धन्यवाद फॉर गिविंग यू थैंक्स, थैंक्स फॉर वोट ऑफ थैंक्स। एंड आपको क्या मधुर वचन है। और सुशील जी तो स्टान कर दिया, उसको बाद परमजीत सिंह जी पूरा तो हम लोग का दिल पूरा भर दिया। एंड we are very grateful to get Gautam Da as our mentor, leader. Also, Gautam Da will come to India
We are just planning. We have told Gautam da, you have to come to front. You have to lead from front, and you have to just build us. So with this, I think that we'll finish with that Bande Mataram song. We all will stand, and the online Bande Mataram will be playing over here. Bande Mataram, Bande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Bande Mataram, Shubhra Jyotsnam Pulakitayamini, Pulya Kusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Bande Mataram, Koti Koti Kantha Kala Kala Ninada Karale, Koti Koti Bhujai Dhrita Khara Karavale, Akala Kyanumat Bole, Bahubal Dharini Namami Tarini, Vipudala Varini Mataram, Bande Mataram, Tumi Vidya, Tumi Dharma, Tumi Ridhi, Tumi Marma, Tvam hi Pranaha Sharire, Bahute Tumi Ma Shakti, Hridaye Tumi Ma Bhakti, Tumaroy Pratima Gadi Mandire Mandire, Bande Mataram, Tvam hi Durga Dasha Praharana Dharini, Kamala Kamala Dala Viharini, Vani Vidya Daini, Namami Tvam, Namami Kamala Mamala, Atula, Sujala, Supala Mataram, Bande Mataram, Shamalam Saralam Susmitam Bhushitam, Dharanim Dharanim Mataram, Bande Mataram, Bande Mataram. भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार। हम लोग देश को सम्मान देते, we'll give that respect to our country as well as to the elders. Just 1 second. We'll give respect to our all elders. We'll just wait little bit, and we'll wait till Laktita is leaving from this seminar. After that, slowly all the respected person like Gautam Da, Sushil ji, Paramjit Bhai. नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलेंगे? आपको तो सुनते हैं तो हम लोग पूरा, आपको बंगाल में आने पड़ेगा, आके हम लोग का लीड करने होगा। आई होप दैट परमजीत भाई आल्सो विल कम। नमस्कार जी, नमस्ते।